हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। बीबी सर आपका फिर से स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोग जहाँ पर टॉपिक समाप्त किया था वो टॉपिक था प्राग ऐतिहासिक काल, जहाँ मैंने गुफाओं के बारे में आपको बताया। आज एपिसोड नंबर 3 होगा ये उत्तराखंड इतिहास का, जिसमें उत्तराखंड के पुड़ा जाति के बारे में आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। यानी आदि निवासी, आखिर उत्तराखंड के सबसे पहले किन जातियों की हमें जानकारी मिलती है, इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसके बारे में हमारे पास जानकारी का स्रोत होगा, यहाँ हमारे पास ग्रंथ होंगे, वेद होंगे, जिसमें हिंदू धर्म से भी होंगे, विदेशी यात्रियों से संबंधित होंगे। अनेक ग्रंथ हमें यहाँ के बारे में, यहाँ के जातियों के बारे में कुछ न कुछ जानकारी देंगे बच्चों। ठीक है। देवभूमि उत्तराखंड सदियों से ही मानव आवास के लिए जाना जाता है बच्चों। ठीक है, देवभूमि जिसे हम उत्तराखंड नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं जिस जाति के बारे में बताऊंगा, कोल जाति के बारे में आपको बताऊंगा। जानकारी का स्रोत वेद, महाभारत, पुराण, रामायण आदि ग्रंथों के हमारे पास जानकारी का स्रोत होगा बच्चों। देखिए, कोल प्रजाति उत्तराखंड की सर्वाधिक या सबसे पहले पुड़ा जाति मानी जाती है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार कोल, जिसे हम मुंडा जाति उत्तराखंड के आदि निवासी बताया है। डॉक्टर डबराल जी कहते हैं कि कोल उत्तराखंड की सबसे प्राथमिक जाति रही थी, ऐसा आपके डबराल जी कहते हैं। वहीं आपका ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंडा या सबर नाम से मिलता है। जो आपके ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, उनमें कोलों की जानकारी मुंडा या सबर नाम से मिलती है बच्चों। उसके बाद आपको याद रखना है, उत्तराखंड में वर्तमान में कोल प्रजाति के वंशजों का अस्तित्व माना जाता है। अभी भी हमारे उत्तराखंड में कोल प्रजाति के जो कोल जाति थे, उनके वंशजों का अस्तित्व माना जाता है। इतिहासकार एवं विद्वान कहते हैं उत्तराखंड में निवास कर रही जो अभी निम्न जातियां हैं वो कोल के वंशज है, ऐसा इतिहासकार और विद्वान कहते हैं। ठीक है मित्रों, कोलों का जो मुख्य व्यवसाय था वो एग्रीकल्चर था बच्चों। आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कोलों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर पर फोकस था। वहीं आपका जो कोल थे, कोल कुमारी और कुमार ग्रह उनके सामाजिक जीवन की एक प्रमुख प्रथा थी। जो कुमार और कुमारी थी, ये उनके ग्रह एवं उनके सामाजिक जीवन का एक क्या था दोस्तों, प्रमुख प्रथा थी। इस प्रथा का देखा जाए तो वर्तमान में भी भोटिया प्रजाति भी ये इस जो एक कुमार कुमारी है, ये भोटिया जाति से प्रभावित है बच्चों। भोटिया जाति के लोग भी अपने नाम के आगे पीछे कुमार कुमारी लगाते हैं। ऋग्वेद में अनार्यों के संबंध में भी वर्णन मिलता है इन लोगों का। उसका संबंध कोल प्रजाति भी दृष्टिगोचर होता है। मतलब ऋग्वेद में अनार्यों से, जो अनार्य लोग थे, जो आर्य और अनार्य लोग थे, उनसे आपका कोलों का संबंध बताया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको ऋग्वेद में भी इनसे संबंधित जानकारी मिलेगी। ये थी आपकी कोल प्रजाति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। डबराल जी कहते हैं सबसे पहले यूके की जाति, जिसे मुंड या सबर नाम मिलता है ग्रंथों में। कुछ कुछ पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड जाति पर आएंगे, जिनका नाम है किरात। जिस कास्ट का नाम है उसके बाद किरात जाति। हमारे एक विद्वान साहब हुए हैं गिरसन के अनुसार गढ़वाल एवं कुमाऊं के आदि निवासी किरात थे बच्चों। गिरसन साहब के अनुसार जो उत्तराखंड के आदि निवासी थे ना, वो आपका कोई कोल नहीं, ये मानते हैं किरात को। किसको मानते हैं? किरात। इसकी जानकारी का स्रोत भी हमारे पास उपयुक्त ही होंगे, उपयुक्त, जैसे धार्मिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण हो सकता है इसमें, जो इतिहासकार उन्होंने लिखे हो, जो इतिहास उन्होंने लिखने की कोशिश की गई हो। इसमें गियरसन साहब कहते हैं कि शिव इनके आराध्य देव थे, मतलब इनके कुल देवी थे। प्राचीन ग्रंथ में पवित्र
पवित्र पावनी पतित पावनी माँ गंगा एवं जगत माता दुर्गा पार्वती को किरात नाम से संबोधित किया गया है। जो आपका दुर्गा पार्वती है माता और गंगा माता है, इनको किरात नाम से संबोधित किया गया है धार्मिक ग्रंथों में भाई। पर्वतीय क्षेत्रों में एक दूसरा गंगा की घाटियों में निवास करने वाले लोग कहलाए थे किरात। जो आपका उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है, वहीं आपका जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, गंगा का घाटी का मैदानी क्षेत्र, वहाँ निवास करने वाले लोग क्या कहलाए? किरात कहलाते थे। वहीं मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण में भी किरात राज्य एवं किरात भूमि का उल्लेख मिलता है भाई। पुराणों की संख्या आपको मैं बताना चाहूँगा आपकी नॉलेज के लिए 18 है, जिसमें से आपको याद रखना है मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण में भी आपका किरात राज्य का और किरात राज्य भूमि का होने का उल्लेख मिलता है। वहीं वर्तमान में उत्तराखंड के हरिजन, जिन्हें शिल्पकार नाम से जाना जाता है, जो किरातों के वंशज बताए जाते हैं। इसके बाद आर्यों ने किरातों को क्षुद्र और अर्धक्षुद्र की संज्ञा दी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसने आर्यों ने किरातों को क्षुद्र और अर्धक्षुद्र की संज्ञा दी थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको एक नोट डाउन करना है, जो किरात लोग थे, ये किरात जाति पशुचारक व आखेटक जाति थी। इनका मुख्य व्यवसाय आपका पशु था और इनको जंगल में शिकार करना बहुत पसंद था बच्चों। हाथ में धनुष बांध लिए तथा कमर में खरोश कर खींच कर वो खोस कर, जो ये धनुष बाण और छोटा सा एक तलवार होता है ना बच्चों, कमर में खोस कर, कमर के वहाँ पर ये तलवार को खोस जाते थे, डालते थे। फिर वनों में क्या करने जाते थे? ये शिकार करने के लिए जाते थे, जिससे अपना आजीविका का साधन या आजीविका चला पाते थे, ठीक है। ये आपके किस जाति से संबंधित है? ये किरात जाति, ठीक है। वहीं आपका महाकवि कालिदास ने जो चीज़ लिखी है, एक आपको पता है महाकाव्य रघुवंश, ठीक है। महाकवि कालिदास के रघुवंश काव्य के अध्याय 4/76 में भी पर्वतीय क्षेत्रों में जो पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं वो किरात है, ऐसा वर्णन आपका महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में है। स्कंद पुराण के केदारखंड में, पता है आपको, स्कंद पुराण में उत्तराखंड के 2 भागों की चर्चा हो रही है, एक तो आपका केदारखंड, एक आपका मानसखंड। स्कंद पुराण के जो केदारखंड है ना बच्चों, उसमें किरातों को भिल्ल शब्द से संबोधित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। यूके ट्रिपल एस से, यूके कई बार पूछा चुका है इस सवाल को कि किरातों को भिल्ल नाम से या भिल्ल शब्द से कहाँ पर संबोधित किया गया है? स्कंद पुराण के केदारखंड में। क्लियर है बच्चों? आपको बारीकी तरह से इसको नोट डाउन करना है अच्छे से। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम बीबी सर यूके, इसी नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई यहाँ तक कि कोई परेशानी नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। एनी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स करिए, या फिर आप अगर व्हाट्सएप से जुड़ना चाहेंगे तो व्हाट्सएप का नंबर भी आपको दिया जाएगा कुछ समय के बाद, ठीक है बच्चों। अब अच्छा, आपने जब किरातों को एक बार देख लिया, धार्मिक ग्रंथों में इतिहासकारों ने बता दिया, तो देखिए क्या अभी इनका कोई औचित्य है उत्तराखंड में? बिल्कुल है बच्चों। अभी ये लोग ना उत्तराखंड में जो किरात वंशज है ना, अभी ये तराई, भाबर और तेजम, मुनस्यारी, कपकोट आदि जगह निवास कर रहे हैं वर्तमान में किरात जाति के लोग। किरात जाति के लोग वर्तमान में भी है बच्चों। कहाँ पर? तराई भाबर क्षेत्र, जैसे उधम सिंह नगर, टनकपुर क्षेत्र में आपके ये लोग निवास कर रहे हैं। किरातों को मंगोल प्रजाति से माना गया। जो मंगोलाइट प्रजाति के लोग थे ना, वो किरातों को मंगोल प्रजाति से माना जाता है। खान पान में इनका सबसे प्रिय भोजन सत्तू था बच्चों, जो भोटिया जाति का भी सबसे प्रमुख खाद्य प्रिय भोजन है। अगर आप लोगों ने खाया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, बताइएगा कि मैंने भी सत्तू खा रखा है करके, ठीक है बच्चों। तो ये आपका किरात के बारे में था, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट किरातों के बारे में।
देखो, इसके आगे भी आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज से बिल्कुल नहीं है बच्चों। ठीक है, आपको मैं जो जो फैक्ट बता रहा हूँ और जो चीज़ बता रहा हूँ एकदम स्टिक 10-15 कम से कम 10 बुकों से संकलन करके मैं आपको ये नोट्स बता रहा हूँ। हर किताब से एक एक फैक्ट उठाया है। ठीक है, अच्छा, फिर आप नीचे जाएंगे और इसके बाद मेरे साथ पढ़ेंगे खस जाति। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है खस। खस महाभारत, जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, खसों ने कौरवों की ओर से लड़ा था ऐसा माना जाता है। गुप्त काल में 12वीं सदी तक उत्तराखंड तथा पश्चिमी नेपाल डोंटी को भारतवर्ष के अन्य स्थानों के लोग खस देश के रूप में जानते थे। जो गुप्त काल में 12वीं सदी तक ना, और उत्तराखंड तथा जो उत्तराखंड का पश्चिमी नेपाल जिसे हम डोंटी कहते थे, तो डोंटी को भारतवर्ष के अन्य स्थानों के लोग खस दे, इस पूरे क्षेत्र को मतलब उत्तराखंड और ये जो पश्चिमी नेपाल का क्षेत्र है ना, इसको खस नाम से जाना जाता था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और कहा भी जाता था, और क्या कहा जाता था, कहा भी जाता था ऐसा। ठीक है, इसके बाद सन 1885 में ब्रिटिश युग में खसों को शूद्र में शामिल किया गया। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जो खस जाति थे ब्रिटिश युग में कब इनको शूद्र वर्ग में शामिल किया गया, 1885 में। कब किया गया था, 1885 में ब्रिटिश युग में खसों को शूद्र जाति में शामिल किया गया था। जबकि थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल के क्षेत्र को खस नाम से संबोधित किया गया है बच्चों, यहाँ खस देश थे। अच्छा, इनके कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं या सामाजिक प्रथा आप देखेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले 4 भागों में इनकी प्रथाएं मिलेंगे, जिनमें एक तो जो प्रथा थी वो आपकी घर जवाई, दूसरा जेठों, तीसरा झटेला और चौथा टेकुआ। चौथा क्या था, टेकुआ। सवाल पूछा जाएगा कि किरात जाति की सामाजिक प्रथाएं कितने भागों में विभाजित थी, तो 4 भागों में बच्चों। एक घर जवाई, इसके बाद जेठो, इसके बाद झटेला और टेकुआ। जो इसमें घर जवाई था, घर जवाई खसों में घर जवाई रखने की एक प्रथा थी बच्चों। जो एक प्रथा थी वो खस जाति में आपको देखने को मिलेगा, उन दिनों अभी नहीं। इसके बाद यहाँ पर जेठो का संबंध बताया। जेठो मतलब परिवार में सबसे बड़ा भाई छोटे भाई की अपेक्षा। ठीक है बच्चों, जो बड़ा भाई होता था उसे जेठो कहा जाता है। वर्तमान में भी कहा जाता है गांव घरों में। हमारे उत्तराखंड के कई गांवों में आप पता कर सकते हैं जेठो किसे कहा जाता। जो झटेला होता था, पूर्व जो पति होता था, मतलब किसी पत्नी के अगर पूर्व पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र होता था उसे झटेला कहा जाता था बच्चों। यहाँ पर खस जाति में जो झटेला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र होता था तो उसे झटेला कहा गया है। यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखिए। इसके बाद जो टेकुआ था, यह एक महत्वपूर्ण प्रथा थी बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट। यह एक विधवा या अवैध रूप से किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, किसी विधवा को मतलब। यहां पर यह चीज याद रखना है आपको कि जो टेकुआ था, मैंने बता दिया आपको, कोई विधवा को आप कोई पुरुष अपने घर में रख सकते थे। इस प्रथा को टेकुआ प्रथा कहा जाता था। खस, ठीक है, खसों में किसमें बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं खस जाति के बारे में, कुछ सामाजिक प्रथाएं, ये घर जवाई, जेठो, झटेला और टेकुआ। आपको ये 4 पॉइंट आपको ऐसे ही याद रखने हैं। ठीक, इसके बाद जो आता है आपका, इसके बाद हम पढ़ेंगे शक। शक जाति बहुत इंपॉर्टेंट है। शक जाति एक पशुचारक थी, आपको ये याद रखना है। शकों से संबंधित जानकारी हमारे पास सूर्य मंदिर है एकमात्र। यह मंदिर शकों के अधिकार की पुष्टि करता है, और ये मंदिर जहाँ है बच्चों, वो क्षेत्र है आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अल्मोड़ा जिला आपका 1891 में बनता है, साथ में नैनीताल जिला भी बनाया जाता है।
जो शक होने का प्रमाण देता है एकमात्र कटारमल सूर्य मंदिर, जो अल्मोड़ा पर है, अल्मोड़ा जिले में स्थित है बच्चों। अच्छा, इसकी स्थापना कटारमल ने की थी, जो एक मल्ल शासक डोंटी नेपाल का राजा था, ऐसा बताया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है। ये है आपका अल्मोड़ा में बच्चों। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना कटारमल ने की थी। कटारमल द्वारा इसकी स्थापना की गई, जो एक कुनिंद शासक भी बताया जाता है बच्चों। जो एक क्या बताया जाता है, कुनिंद शासक। साथ साथ में शकों के पश्चात प्रथम सदी के उत्तरार्ध में तराई भाबर में कुषाणों का अधिकार मिलता है। किसके बाद, शकों के बाद इस क्षेत्र में जो तराई भाबर का क्षेत्र है बच्चों, इस पर कुषाणों का अधिकार बताया जाता है। इतिहासकार राहुल जी हुए एक, हमारे राहुल सांकृत्यायन, इनके अनुसार शक कोई और नहीं, खस के ही वंशज थे, क्योंकि खस को अगर उल्टा करोगे तो शक हो जाता है, जिसे हम शक बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इस खस पर इतना ही नहीं, सॉरी, शक पर इतना ही पढ़ना है आपने। जानकारी का स्रोत एकमात्र कटारमल सूर्य मंदिर है, आपको ऐसा ही याद रखना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आप मेरे साथ यहाँ पर इतना ही आप मेरे साथ देखेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं आपको अभी आंध्र ऐतिहासिक काल शुरू होने में समय लगेगा, क्योंकि जो हमारा आंध्र ऐतिहासिक काल शुरू होगा वो अभी, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको हमारे उत्तराखंड की चर्चा कहाँ कहाँ पर हुई है, कुछ अभिलेखों के बारे में पढ़ाना है, जिसमें अशोककालीन शिलालेख कालसी से मिला है, उसके बारे में पढ़ाना है। लाखामंडल से प्राप्त ईश्वर का अभिलेख पढ़ाना है। साथ साथ में ऋग्वेद में, ऐत्रेय ब्राह्मण में महाकवि कालिदास ने और अनेक विदेशी यात्रियों ने इस क्षेत्र को किन किन नामों से संबोधित किया है अपने यात्रा वृत्तांत में, अपने किताबों में, उनके बारे में पढ़ाऊंगा। आज आपको जो चीज़ नोट डाउन करना है बच्चों, जिसमें हमने उत्तराखंड के जो पुड़ा जाति होती है, जो उत्तराखंड में पुड़ा जाति पाई जाती है, जिस भले ही यहाँ इतिहासों का अभाव रहा है, लेकिन इतिहासकारों ने पुरा जाति के बारे में जो संसाधन जुटाए हैं, उनसे तो इतना ही जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में सबसे पहले कोल, फिर आपको किरात, फिर आपको यहाँ खस, फिर आपको यहाँ शक देखने को मिला बच्चों। आपने कोल को पढ़ा मेरे साथ, मुंडा और शिव प्रसाद डबराल ने इनको सबसे पहले उत्तराखंड में पाया, ऐसा शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार। इसके बाद आप किरात गियरसन साहब के अनुसार, गियरसन साहब कहते हैं सबसे पहली जाति, जबकि डबराल जी कहते हैं सबसे पहली जाति। खस इसके बाद आए थे। इसके बाद शक, खसों का प्रमाण भी वही है, और शक का प्रमाण आपको बता दिया मैंने, कटारमल सूर्य मंदिर है, जो एक मल्ल डोंटी नेपाल के किस शासक ने, आपका मल्ल शासक था, और जिसका नाम कटार मल्ल था, उसने इस सूर्य मंदिर का निर्माण किया। वहीं खस वहीं शक एक ही बताया जाता है, इन्हीं के वंशज थे, ऐसा इतिहासकारों का भी कहना है। जो भी हुआ, लेकिन ये पुरा जाति जरूर थे, जिनके बारे में इतिहासकारों ने इधर उधर से जितनी भी जानकारी मिली वो उसके आधार पर आपको बताने की कोशिश की गई है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल आपसे, और यहाँ से आगे हम कुछ नए चीज़ें, जैसे कहाँ पर उत्तराखंड का चर्चा हुआ है, किन किन माध्यमों से उत्तराखंड का उल्लेख होता है, देवभूमि कैसे नाम पड़ा, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।